आज से कुछ महीने पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि फीमेल क्रिकेटर्स एंड मेल क्रिकेटर्स दोनों की सेम मैच फीस होगी। ठीक है ना। तो अभी साउथ अफ्रीका ने भी ये अनाउंस कर दिया है। तो आपसे दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन मोस्ट रीसेंट साउथ अफ्रीका है, तो आपको साउथ अफ्रीका लगाना पड़ेगा अगर ऑप्शन में है तो। अगर साउथ अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है तो इंडिया को क्लिक करना पड़ेगा उसमें। एंड सवाल इस तरह से आएगा कि हाल ही में कौन से देश ने मैच की फीस इक्वल कर दी है मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स दोनों के लिए। तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, फील्ड वर्ल्ड कप हुआ था चेस का, तो उसमें मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञानंदा को हरा दिया है फाइनल में। तो ध्यान रखना, फीडे वर्ल्ड कप चेस का कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। ये हुआ कहाँ था? ये अजरबैजान बाकू में हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, किसने होस्ट किया था? अजरबैजान ने होस्ट किया था। देखो, इंडिया ने पहले चावल बैन किए, फिर गेहूं एक्सपोर्ट बैन किया। अब चूंकि हमारे शुगर में मतलब गन्ने की यील्ड कम हुई है, थोड़ी कम खेती हो पाई है, तो चूंकि चीनी की भी कम पैदावार होगी, तो चीनी का भी बैन हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा चीज़ है, गन्ने का एक तो जूस बना के लोग बहुत पी लेते हैं, गुड़ बन जाता है, फिर चीनी बनाने के लिए भी चाहिए। अब गन्ने का यूज़ लोग एथेनॉल बनाने के लिए भी करने लगे हैं, मिक्सिंग के लिए पेट्रोल डीजल में। तो इसलिए डिमांड ऑफ शुगर केन इज़ हाई। तो इसलिए चीनी के लिए पर्याप्त गन्ना बचा रहे, तो हमने चीनी एक्सपोर्ट बैन कर दी है। इंडिया के लोगों के लिए चीनी पर्याप्त बनी रहे और इन्फ्लेशन ना हो, चीनी के दाम ना बढ़े इसलिए। 3-4 महीने पहले ये रशिया के एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनार ग्रुप ने म्यूटनी कर दी थी पुतिन के खिलाफ। तो वो खुद ही चल पड़े थे कि बोले हम नहीं लड़ेंगे यूक्रेन से, अब हम पुतिन को मारेंगे। और पुतिन का मतलब हम खुद वो प्रेसिडेंट बनेंगे, अब हम राज करेंगे। तो ऐसे वापस चल दिए थे। तो पुतिन ने खूब इनको मारा, रास्ते में सब काम किए। तो बेलारसिया ने, बेलारूस बेसिकली, बेलारूस ने संधि करवा दी थी और वैगनार के चीफ से कहा था कि तुम अपनी फोर्स को लेकर हमारे यहाँ आ जाओ, अभी पुतिन से लड़ाई मत करो। बोले ठीक है, वो चला गया वहाँ। और फिर न्यूज़ें ये आ रही थी, या तो ये किसी दिन बालकनी से गिर के मरेगा, या सीढ़ियों से फिसल के मरेगा, या जहर दे देगा कोई तब मर जाएगा। लेकिन उस किसी तरह से नहीं मरा। अब ये 10 लोगों के साथ अपने प्राइवेट जेट में जा रहा था रशिया के ऊपर से उड़ के, तो एक मिसाइल आई, प्लेन को उड़ा दिया और मारा गया। इसका चीफ सरगई लावरोव इसका नाम था। तो ही हैज़ बीन किल्ड बाय व्लादिमीर पुतिन। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है सेरेथा थाविसिन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थाईलैंड से थाविसिन। ओके। सी आर राव का निधन हो गया है। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के काम क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में ये प्रोफेसर थे। और इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था पी सी महलनोबिस, जो सेकंड मॉडल है, सेकंड 5 ईयर प्लान है महलनोबिस का। तो इसी महलनोबिस ने, पी सी महलनोबिस ने आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए, मैंने बताया था ब्रिक्स की समिट हो रही है उसमें साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह का ये फोटो खींचने वाला था, तो हमारे सारे देश के झंडे छोटे छोटे जमीन पर रख दिए गए थे कि यहाँ के लीडर यहाँ पे आके खड़े होंगे। तो जैसे ही मोदी गया तो उसने उठा के अपना झंडा, कि किसी का पैर ना पड़े, अपनी जेब में रख लिया। तो ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना, रेस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग। तो इसके बगल में जो साउथ अफ्रीका भाई का भी प्रेसिडेंट था, उसने भी उठा के फिर अपना उसको दिया। ठीक है ना। तो एक ये होता है, प्लस ये ब्रिक्स समिट हो रही है साउथ अफ्रीका में। और इसमें अभी नए 6 मेंबर्स को ऐड करने का बोल दिया गया है। और वो 6 मेंबर्स कौन से हैं, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इन 6 मेंबर्स को 2024 में जो समिट होगी उसमें इनको ऐड कर लिया जाएगा ब्रिक्स में। देखिए, चंद्रयान 3 आपका लैंड कर चुका है मून के साउथ पोल पर। और ये GSLV-M3 मिशन 4 से लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त वो डेट थी जिस पर इसने लैंड किया है। और ये बहुत ही एक तो खुशी की बात है हमारे लिए, इंडिया पहली कंट्री बन गया है मून पे, मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और फोर्थ कंट्री बन गया है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। पहले 3 कंट्री हैं आपके, रशिया, सबसे पहले रशिया गया था, फिर उसके बाद यूएसए गया था, उसके बाद चाइना गया, उसके बाद अब इंडिया ही गया है। इससे पहले ट्राई किस किसने किया है? जापान ने भी ट्राई किया, जापान भी फेल हो गया। इसराइल ने भी ट्राई किया, इसराइल भी फेल हो गया। जापान और यूएई ने अपना राशिद रोवर भेजा था, वो भी फेल हो गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, हम लोग इसमें पास हो गए हैं। और बहुत सारे जो लिबरल्स हैं उनके तो वैसे ही आग लग गई है। प्लस जो बीबीसी न्यूज़ वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी भूखमरी फैल रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम इतने पैसे स्पेस मिशन में खर्च कर रहे हो। फिर एक इंग्लैंड का पत्रकार कह रहा है कि
हमें 2.4 बिलियन डॉलर्स की हम तुमको एड देते रहते हैं, और हमको वो हमारी एड वापस करो, तुमको ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो अब पहले से ही सुपर पावर बन गए हो, विदेश मतलब मून पे भी अब तुम पहुंच चुके हो, मतलब सबकी जल के राख हो गई है, ये चीज़ समझने की है। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है ये। हमारा चंद्रयान 3 जो है बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। अगर ये फेल हो जाता तो यही लोग हैं जो गाली देते इंडिया को, इंडिया के साइंटिस्ट को, सारी चीज़ों को। अब सक्सेस हो गया है तो अब इनकी जल रही है। देखो, बहुत सारे सिंड्रोम हैं, उनके लिए क्विज आई है। तो लंदन सिंड्रोम क्या होता है? लंदन सिंड्रोम में ये होता है कि अगर तुमको कोई हॉस्टेज बना ले, तो वैसे तो हॉस्टेज डर जाते हैं बहुत जोर से, तो सारा कोऑपरेशन करते हैं, कोई कहता मुर्गा बन जाओ तो वो मुर्गा भी बन जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कोऑपरेशन नहीं दे, हॉस्टेज कहे भाड़ में जाओ, तुमको गोली मारनी है मार दो, हम तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे, तो उस केस को कहते हैं लंदन सिंड्रोम। सेकंड दे रखा है इसमें पेरिस सिंड्रोम। पेरिस सिंड्रोम में क्या होता है कि तुम किसी भी शहर में घूमने जाओ और तुम लगे क्या कबाड़ शहर है ये, मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो जहां पे तुम घूमने जा रहे हो उस शहर को देख के, तो उसको हम कहते हैं पेरिस सिंड्रोम। इंडिया सिंड्रोम क्या है? इंडिया सिंड्रोम ये है कि तुम किसी भी शहर में या किसी भी देश में ऐसे घूमने जाओ और तुमको तुम्हारे दिमाग में मतलब साइकोसिस जैसी फीलिंग आए, मतलब बहुत ही अच्छा लगे कि मतलब हाँ हम ध्यान में जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो इंडिया सिंड्रोम है। वेनिस सिंड्रोम क्या है? वेनिस सिंड्रोम है आपका डेथ से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी शहर में जाए घूमने जाओ और आपको लगे कि हमको मौत मौत जैसी गंध आ रही है, मरने वाले हैं चारों तरफ, मौत मौत के मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो वो है आपका वेनिस सिंड्रोम। और जेरूसलम सिंड्रोम क्या है? अगर आप जेरूसलम सिंड्रोम है, अगर आप जेरूसलम में घूमने जाते हैं तो वहां पे आपको चीजों को देख देख के ऐसा लगेगा कि मैं अपना नया रिलीजन बना लेता हूँ क्या। तो ये इसलिए है क्योंकि इस्लाम भी लगभग वहीं से चला था, वहीं से इंस्पायर्ड है, क्रिश्चियनिटी भी वहीं से आई है, ज्यूज भी वहीं का था। तो बेसिकली इस तरह से जेरूसलम सिंड्रोम इसको नाम दिया गया है कि अगर आपको वहां जाके ऐसा लगता है कि हम अपना नया रिलीजन बना लें, तो वो आपका जेरूसलम सिंड्रोम है। ओके, और जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। अब आज के इंग्लिश के सेक्शन में अपबीट का मतलब किसी ने पूछा है। अपबीट का मतलब होता है चीयरफुल, इनकरेजिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। द प्ले हैज़ एन अपबीट एंडिंग, मतलब प्ले की बहुत ही चीयरफुल एंडिंग रही, या कह सकते हैं प्ले की बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग रही, या फिर कहो इनकरेजिंग एंडिंग रही। ओके, देखो वैसे बोलते हैं कि मैं बोल चुका हूँ अब तुम बोल लो, तो इसके लिए बोलते हैं आई एम डन स्पीकिंग। तो ये बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश है आपका, आई एम डन स्पीकिंग। अगर कहीं पे लिखा है आई हैव डन स्पीकिंग, इसका भी सेम मतलब होता है, और ये भी इंग्लिश में यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका भी मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, मैंने अपना बात जो कहनी थी वो रख दी है, आई हैव डन स्पीकिंग। तो दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अगर एरर वगैरह में पूछता है तो इस दोनों को सही कर देना, ठीक है।